एक बार फिर से आप सभी लोगों का PCYS के सर के चैनल में स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे दर्पण का सूत्र तथा आवर्धन क्षमता, जिसमें अवतल दर्पण के लिए सूत्र का नियमन पढ़ा जाएगा, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम सब एक गोलीय दर्पण का आधा भाग काट के लिया जाएगा और दूसरी ओर उस पे एक कलाई कर दिया जाएगा। फिर इसमें हम सब एक मुख्य समूह या मुख्य अक्ष स्थापित किया जाएगा। ये बिंदु हम लोगों का ध्रुव होता है, जिसे हम सब P कहते हैं। यह इसे हम सब मुख्य अक्ष कहा जाता है। मुख्य अक्ष कहा जाता है। जब वस्तु को मुख्य अक्ष पर रखी जाती है तथा प्रकाश की दो किरणों को डाला जाता है। प्रकाश की पहली किरण समानांतर रेखा में जाती है और समानांतर रेखा में जाने के पश्चात अवतल दर्पण से जब ये टकराती है तो ये फोकस से होते हुए नीचे की ओर परावर्तित हो जाती है तथा दूसरी प्रकाश की किरण हम सब वक्रता केंद्र से जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब कोई भी प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र पर गिरती हैं तो जिस माध्यम में आती हैं पुनः उसी माध्यम में वो लौट जाती हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच में जहां पर ये कटे हैं वहीं पर ये वस्तु का निर्माण हुआ है, जो वस्तु के ठीक उल्टा प्रतीत होता है। इसका यदि हम नाम ले लें, वस्तु हमारा AB तथा दर्पण M1 M2 तथा इसी वस्तु का ये उल्टा बना है, इसीलिए इस वस्तु का हम सब नाम लेंगे, रखेंगे B डैश A डैश तथा ये हमारा वक्रता केंद्र है, ये हमारा फोकस बिंदु है। अब इसमें सबसे पहले हम लोगों को कुछ थ्योरी लिखनी रहेगी, जैसा कि हम सब लिखेंगे कि माना एक अवतल दर्पण लिया गया M1 M2 है, जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। ठीक, जैसा कि जाने ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, जिस पर वस्तु को हम सब रखा लेंगे। उसके पश्चात प्रकाश की किरण को हम सब दो प्रकाश की किरण को लेंगे। एक प्रकाश की किरण जब समानांतर रेखा में अवतल दर्पण से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में दूसरी ओर लौट आती है, जैसे कि ये आ गई है। तथा दूसरी किरण बिंदु A से जब वक्रता केंद्र की ओर जाती है तो ये दोनों बिंदु एक स्थान पे काटती हैं। ये दोनों किरणें एक स्थान पे काटती, जिस स्थान पे काटती हैं वहीं पर हमारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है, जो उल्टा बनता है। आगे हम सब चलेंगे, इसमें हम सब ज्यादा थ्योरी नहीं लिखेंगे, इतना ही हमारे लिए बहुत है। अब हम सब क्या करते हैं कि इसमें देखिए चार त्रिभुज का निर्माण होगा। अभी इसमें एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया, तीसरा त्रिभुज यहां से ले लेंगे हम सब, और चौथा त्रिभुज। जैसा कि हम जानते हैं कि इस रेखा को हम सब बराबर करने के लिए यहाँ पर एक आभासी रेखा खींचा जाएगा। इसका नाम रखेंगे हम सब M तथा N, जो AB के ठीक बराबर होगा। ठीक,
तो देखिए 1 हो गया त्रिभुज, 2 हो गया, 3 हो गया और देखिए 4 हो गया। हम सब कह सकते हैं चूंकि जो ए बी वस्तु है वो एम एन आभासी रेखा के बराबर है। ठीक, इसमें सबसे पहले हम सब क्या करेंगे कि दो त्रिभुज को लेंगे, जैसा कि पहला त्रिभुज ये हो गया और दूसरा त्रिभुज ये। तो इन दोनों को लिया जाएगा। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, यहां से लेंगे ए बी डैश सी डैश। किसी एक लाइन से हम लोग को त्रिभुज का नाम लिखना रहता है, जैसे यहाँ से ए बी सी से स्टार्ट हुआ, चाहिए तो आप सी बी ए भी स्टार्ट कर सकते हैं या सी ए बी भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हमने नीचे से स्टार्ट किया है ए डैश बी डैश और सी। इन दोनों त्रिभुजों में हम सब जानते हैं कि जो एंगल बी है यहाँ पे और यहाँ पर, ये दोनों 90 अंश का कोण बनाते हैं। तो इनको हम लिख लेते हैं कि एंगल ए बी सी जो है वो एंगल ए डैश बी डैश और सी, ये जो बीच में है ये दोनों क्या करते हैं, समकोण का निर्माण करते हैं, समकोण है। तथा अब इन पे हम सब त्रिभुज का समरूप का नियम लगाएंगे। अतः समरूप त्रिभुजों के नियम से। ठीक, जैसे जानते हैं त्रिभुज का समरूप का नियम होता है लंब बटा लंब बराबर आधार बटा आधार। अब देखिए ध्यान से, तो ये हमारा कोण यहाँ पर एक बनेगा और दूसरा कोण यहाँ पर बनेगा। तो कोण के ठीक सामने वाला जो हिस्सा होता है या जो लाइन होती है, रेखा होती है, वो हमारा लंब कहलाता है और उसके नीचे वाली जो रेखा होती है वो हमारा आधार कहलाता है। ठीक इसी प्रकार ये रेखा हमारा लंब होगा और ये वाला रेखा हमारा आधार होगा। तो दोनों त्रिभुजों का लंब, बड़े वाले त्रिभुज का, त्रिभुज ए का लंब ऊपर लिखा जाएगा, त्रिभुज बी का या दूसरे का त्रिभुज का लंब हम सब नीचे लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार देखिए जो पहला का त्रिभुज का लंब है वो ये है। यह एक काम कीजिए, दूसरी ओर एक छोटा सा त्रिभुज आप बनाएंगे। एक त्रिभुज यहाँ बन जाएगा और एक त्रिभुज यहाँ, ए बी और सी। इसका नाम रखेंगे बी डैश ए डैश और सी। ध्यान से देखिए ये हमारा कोण है, यहाँ पर ये कोण है, इसके सामने ये है, तो ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है और ये हमारा कर्ण है। हम सब सूत्र का निगमन करते हैं तो इसमें कर्ण की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कर्ण एक रेखा है, एक प्रकाश की किरण है और प्रकाश की किरण को हम सब नहीं ले रहे हैं। ये हिस्सा हमारा लंब है, ये हमारा आधार है और ये हमारा कर्ण है। अब इसको हम सब चलेंगे, लंब को लिखेंगे हम सब ए बी बटा इसका लंब दूसरा इसका लंब ए डैश बी डैश बराबर। अब दूसरी बारी में समरूप के नियम से आधार बटा आधार, इसका आधार लेंगे डी सी, पुनः इसका आधार लिया जाएगा डी सी डैश सी, इसको कहेंगे समीकरण एक। अब ठीक इसी प्रकार हम सब दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज नंबर 3 और त्रिभुज नंबर 4। ठीक, तो इनको भी हम सब यहीं पर बना ले रहे हैं एक लाइन में। ये वाला त्रिभुज हम बनाएंगे तो बी डैश, नीचे ए डैश है और इस साइड में हमारा एफ। ऊपरी वाली साइड में देखेंगे तो त्रिभुज बना हुआ है, तो ये हिस्सा हमारा एम है, ये हमारा एन है और ये हमारा एफ है। ठीक, आप जानते हैं कि ये हिस्सा, ये पार्ट कोण है, तो
ये कोण हो गया, कोण के सामने वाला जो रेखा होती है वो हमारा लंब होता है, और ये हमारा आधार रहेगा, और ये हमारा कर्ण रहेगा। इसी प्रकार ये कोण बना, इसके सामने वाला लंब, ये आधार, और ये कर्ण। इसमें भी हम सब त्रिभुज लेंगे। पहले त्रिभुज कौन कौन सा लेंगे? त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, एक त्रिभुज रहेगा एम एन एफ। तो पहले हम सब बड़ा वाला लेंगे, एम एन एफ। दूसरा त्रिभुज हम सब लेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। अतः इसमें भी समरूप त्रिभुजों के नियम से लिया जाएगा। अब इसका देखिए, ये लंब है, ये लंब है, ये आधार है, ये आधार है। तो सबसे पहले बड़े वाले का लेंगे हम सब। पहले लिख लें कि लंब बटा लंब बराबर आधार बटा आधार। ठीक। अब देखिए, सबसे पहले बड़े त्रिभुज का लिया जाएगा जो लंब रेखा है, तो हो गया एम एन बटा छोटे त्रिभुज में लिया जाएगा तो इसकी लंब रेखा है ए डैश बी डैश बराबर, इसका आधार देखिए बी डैश एफ है, इसका आधार एफ डैश एन है। तो इसको हम सब कहेंगे एफ एन बटा बी डैश एफ। ये हो गया समीकरण 2। अतः हम सब ऊपर देखे हैं कि ए बी बराबर एम एन है, मतलब जहां पर एम एन लिखा है, एम एन को हम सब ए बी के बराबर रखे हैं। तो चूंकि अतः ए बी इज इक्वल टू एम एन, तब जो हमारा एम एन है, एम एन की जगह पे ए बी हो जाएगा, और ये बन जाएगा ए डैश बी डैश तथा एफ एन बी डैश एफ। इसे कहेंगे समीकरण 3। अब अब समीकरण 3 व 1 की तुलना करने पर पहले हम सब समीकरण 1 उठाएंगे, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर बी सी बटा बी डैश सी बराबर। अब समीकरण 3 को उठाएंगे, यहाँ रखेंगे, इसको बड़ा, थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए बराबर को, ए बी ए डैश बी डैश बराबर एफ एन बटा बी डैश एफ। अब देखिए, ये और ये दोनों आपस में बराबर हैं इसलिए कट जाएंगे, और जो अब बचेंगे हमारे भुज, जैसे बी सी भुज बी डैश सी बराबर एफ एन बटा बी डैश एफ। इसे कहेंगे समीकरण 4। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम सब आगे चलते हैं। समीकरण 4 जो आया, समीकरण 4 के बीच की हम लोगों को दूरियां ज्ञात करनी। उससे पहले हम सब देखें कि जो ए और एम जो लाइन है, जो यहाँ पर एफ एन लिखा है, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो जाए या नजदीक हो जाए तो ए बी, ये दोनों लाइनें नीचे आ जाएंगी, और जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो एम और एन जो हमारा समाप्त हो जाएगा। तो जो हमारा एफ एन है, एन जब समाप्त हो जाएगा तो एफ की जो कनेक्शन है या एफ की जो रेखा है वो सीधे पी से मिलेगी। तो इसको हम लिख दें कि चूंकि एफ एन जो है एफ पी हो जाएगा, कब? जब दर्पण का द्वारक
छोटा हो जाए। ठीक, जब दर्पण का द्वारक छोटा हो जाता है तो ऊपर एम एन जो लाइन है ये सीधे इस मुख्य अक्ष पे आ जाएंगी। जब मुख्य अक्ष पे आएंगी तो एम एन जो लाइन हम सब खींचा गया था ये गायब हो जाएगी और एफ और पी बन के तैयार हो जाएगा एफ के स्थान पे। तब हमारा जो नया समीकरण बन के तैयार होगा बी सी बी डैश सी इज इक्वल टू एफ एन बटा सॉरी एफ एन के जगह पे अब एफ पी हो जाएगा। एफ पी इसमें आ जाएगा डी डैश एफ। ये आ गया समीकरण 5। इस समीकरण 5 के मध्य दूरियां ज्ञात करेंगे या नापी जाती है। तो पहले देखिए कि जो हमारा बी और सी है ये बी सी की हमको क्या करना है, दूरी निकालना है। तो बी सी की दूरी निकालने के लिए हम सब क्या करेंगे कि जो पूरी लाइन हमारी है, एक काम करें यहाँ पे हम एक लाइन बना लेते हैं। ये हमारा ध्रुव पी हो गया, ये हमारा एफ हो गया, ये हमारा बी डैश हो गया और ये हमारा सी हो गया और ये हमारा बी। देखिए हम लोगों को बीसी को गायब करना है तो पूरी जितनी भी दूरी को नापा जाएगा सब ध्रुव से नापी जाती है। तो पूरा दूरी हमारा देखिए कितना है, पी से बी है। तो हम सब इसमें लिखें कि पी बी और पी बी में से हमको क्या माइनस कर देना है, बी सी निकाल देना है। तो जो हमारा बी सी निकल जाएगा इतना हिस्सा कट के यहाँ से यहाँ का हिस्सा कट के निकल जाएगा तो बचेगा हमारा क्या, सी और टी बचेगा। तो इसको हम लिखेंगे कि पी सी अर्थात यहाँ पर लिखेंगे कि बी सी बराबर टी बी माइनस टी सी। दूसरी दूरी निकालेंगे हम सब बी डैश सी की। अब देखिए बी डैश सी को निकालना है। अब यहाँ से पूरी दूरी अब टोटल बचा कितना, पी सी बचा है। तो इसको हम सब क्या लिखेंगे, टोटल पी सी माइनस, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का बचा है, मतलब मानिए ये पूरा हमारा क्या हो गया, दूरी खत्म हो गई। तो हमारा बचा क्या, पी सी। तो पी सी में से अब इतनी दूरी भी काट के इतनी निकाल देंगे। तो इतनी जब काट के निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, पी बी डैश बचेगा, पी बी डैश बचेगा। अब देखिए जो द्वारक छोटा है तो द्वारक छोटा होने के कारण इसकी दूरी नहीं निकलेगी। इसको हम सब लिखेंगे पी एफ इज इक्वल टू पी एफ, ये उसी के क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है, अगली दूरी जो हमारी है वो बी डैश एफ का है। तो बी डैश एफ बराबर, अब देखिए यहां तक जितनी भी लाइन थी सब खत्म हो चुकी है। अब बचा हमारा क्या, पी से बी डैश। तो टोटल दूरी हमारी हो गई पी बी डैश और यहां से माइनस करेंगे कि एफ बी को निकाल देंगे। जब इसको भी निकाल देंगे तो यहां से यहां तक की दूरी बची, ये दूरी हमारी क्या कहलाएगी, पी एफ कहलाएगी, पी एफ। अतः इन सभी दूरियों को समीकरण 5 में रखने पर देखिए बी सी बराबर हमारा क्या लिखा है, पी बी माइनस पी सी। तो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, पी बी माइनस पी सी और सब का बटा बी डैश के स्थान पे क्या रखेंगे, पी सी माइनस पी बी डैश, पी सी माइनस पी डी डैश। अब बराबर लगाएंगे, एफ पी सेम रहेगा, नीचे उतरेंगे, बी डैश एफ के जगह पे देखिए, बी डैश एफ के जगह पे लिखना है क्या हमें, पी बी डैश माइनस पी एफ। ये बन के तैयार हुआ हमें समीकरण 6। समीकरण 6 में मुख्य अक्ष की जितनी भी स्थितियां हैं सभी स्थितियों को वहां पर हम सब क्या करेंगे, चिन्हित करेंगे। तो उससे पहले हम सब जान जाते हैं कि एक कितनी किसकी दूरी क्या है। तो देखिए ये मुख्य अक्ष की यहाँ से लेकर यहाँ पीबी पूरी जो होती है इसे हम सब बोला जाता है कि पीबी जो है वस्तु की पूरी दूरी होती है। यहाँ पे वस्तु रखी गई तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी क्या हो गई, यूं। और इसको माइनस में रखेंगे क्योंकि चतुर्थांश हम सब जानते हैं, चतुर्थांश का
ये जो बना हुआ हमारा अवतल दर्पण चतुर्थांश के निगेटिव पॉइंट में बन के तैयार हुआ है, इसलिए जितनी भी इसकी दूरियां हैं सारी दूरियां माइनस में रखी जाएंगी। तो पहला देखिए, यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी हमारी क्या होगी, माइनस यूं हो जाएगी। ये हमारा वक्रता त्रिज्या है, तो वक्रता त्रिज्या की यहाँ से दूरी हो जाएगी हमारी कितना, यहाँ से यहाँ की दूरी r हो जाएगी। और ये हमारा बन रहा है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब की दूरी हमारी हो जाएगी b। और ये हमारा फोकस, फोकस का यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी f। और जितनी भी दूरियां हैं जैसे बताया गया सारी दूरियां हमारी किस में रहेंगी, माइनस में रहेंगी। तो सारी दूरियां हमारी माइनस में हो गई। एक बार हम सब अच्छे से लिख लेते हैं कि P और B, यहाँ पे PB बराबर माइनस यू कामा PC। अब देखिए P से C की जितनी भी दूरियां हैं सारी वक्रता त्रिज्या होती है, तो इसको हम सब रखेंगे माइनस r। और हम सब जानते हैं कि माइनस जो r होता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के संबंध हमारा 2f से होता है। ठीक, तो इसका हो जाएगा कि PC की डायरेक्ट वैल्यू किसमें हो जाएगी, माइनस 2f हो जाएगा कामा नीचे देखिए PC यहाँ पर, PC यहाँ पर, ये PB यहाँ हो गया। अब निकालना हमें P डैश F, तो यहाँ से देखेंगे P ये है और B डैश यहाँ पर है, तो इसकी दूरी यहाँ निकल गई। ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब बन के ये हमारा तैयार हुआ था, इसलिए प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब को हम सब हमेशा B से व्यक्त करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा PB डैश इज इक्वल टू माइनस B। PB यहाँ पर, PB यहाँ पर भी। अब निकलेगा PF, तो देखिए P यहाँ पर है और F यहाँ, तो PF के बीच की दूरी हमारी क्या हो जाएगी, फोकस, PF इज इक्वल टू माइनस F हो जाएगा। अब इन सारी दूरियों को समीकरण 6 में क्या करेंगे, हम सब रखेंगे। PB बराबर देखिए माइनस यू रखना है, तो माइनस यू रखेंगे, माइनस लगाएंगे। PC के स्थान पे क्या रखना है, माइनस 2f रखेंगे, बटा लगाएंगे। PC के जगह पे हम सब फिर से रखेंगे क्या चीज, माइनस 2f, फिर बीच में माइनस है, माइनस लगाएंगे। और PB डैश के जगह पे क्या रखेंगे, माइनस b रखेंगे, बराबर है, बराबर लगाएंगे। PF के जगह पे हम सब रखेंगे माइनस f, फिर सबका बराबर लगाएंगे। उसके नीचे PB डैश, PB डैश की वैल्यू क्या दी है, माइनस b, फिर माइनस लगाएंगे। और PF, ये कहाँ लिखा है, PF क्या है, माइनस f, तो इसको क्या रखेंगे, माइनस f रखेंगे। फिर इन सबको हम क्या करेंगे, सरल करेंगे। अब देखिए सबका ब्रैकेट खोला जाएगा, तो माइनस यू का माइनस यू हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस 2f हो जाएगा, बटा इस माइनस का माइनस f ही रहेगा, माइनस माइनस का प्लस b हो जाएगा, बराबर ये माइनस f रहेगा क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, तो प्लस का है तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। ये हमारा होगा माइनस b, ये होगा प्लस माइनस का प्लस, माइनस माइनस का f हो गया। अब देखिए इनको और सरल करने के लिए, इनमें कोई चीज ना तो घट रहे हैं ना कट रहे हैं ना तो जोड़ रहे हैं, तो इनको क्या करेंगे हम सब, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। ठीक, तो देखिए इसका गुणा इसके साथ कराएंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस f माइनस 2f प्लस b। इसका गुणा इसके साथ कराएंगे तो हो जाएगा माइनस यू प्लस 2f, दूसरे ब्रैकेट में माइनस b प्लस f। अब इनको और सरल करेंगे, माइनस एफ से गुणा इनका कराएंगे, तो पहले देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2f स्क्वायर, फिर प्लस माइनस का माइनस और f b हो जाएगा, या bf भी लिख सकते हैं। इसका इससे गुणा कराएंगे तो माइनस यू का पहले पूरे से गुणा करा देते तो लिख देंगे हम सब माइनस यू और माइनस बी और प्लस एफ हो जाएगा। फिर बचा प्लस 2f, तो सेम मल्टीप्लाई फिर से करेंगे इसका, प्लस 2f माइनस बी प्लस एफ से। अब देखिए माइनस और माइनस प्लस हो गया,
u और v का हो जाएगा uv, माइनस और प्लस का माइनस, u और f लिखा है तो इसको कर देंगे uf, फिर इसका देखिए प्लस माइनस का माइनस, फिर इसको लिखेंगे 2vf, फिर देखिए प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी है f, यहाँ पर भी है f, तो हो जाएगा 2f स्क्वायर। अब देखिए बीच में बराबर लगाया, दोनों तरफ यदि 2f स्क्वायर सेम सेम लिखे, इसलिए इनको यहां से और इनको यहां से हम सब क्या करते हैं, काट देते हैं। नीचे लिखेंगे बचा के हमारा बी एफ प्लस यू वी माइनस यू एफ माइनस 2vf। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस 2uf लिखा है, तो यहाँ पर केवल माइनस vf लिखा है, तो इसको बराबर के साइड में ले आएंगे, तो ये प्लस है यहाँ पे सॉरी माइनस है, इस माइनस को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या माइनस vf प्लस 2vf, ये बचा प्लस uv माइनस uf। अब देखिए दो vf में से एक vf क्या करेंगे, यहाँ से घटा देंगे, तो घटाने के पश्चात बचेगा क्या हमारा, प्लस एक bf बचेगा, और सदैव चिन्ह बड़े वाले का होता है। ठीक, अब आगे देखिए इसमें क्या बचा हमारा, प्लस यू वी माइनस यू एफ बचा। अब इसे हम कहेंगे समीकरण 7। ठीक, समीकरण 7 को यू वी एफ से भाग देने पर, जो हम सब समीकरण यू वी एफ से भाग देते हैं तो हम लोग को दर्पण का, अवतल दर्पण का सूत्र पता चल जाएगा। अब देखिए जैसा कि अभी लिखा था हमारा, प्लस यू एफ यू एफ, देख अब इसको हमें क्या करना है, समीकरण 7 को भाग कराएंगे, तो सबके नीचे लिख दिया जाएगा हम सब यू वी एफ से भाग देने पर। ठीक, तो हो गया यू एफ बटा यू वी एफ बराबर प्लस यू वी बटा यू वी एफ माइनस यू एफ बटा यू वी एफ। ठीक, अब इसको देखिए जो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे जो कटे उनको काट दीजिए, एफ से एफ कट गया, यू से यू आपका कट गया, ये यू से यू कट गया, वी से वी कट जाएगा, ये यू से यू कट गया, एफ से एफ कट गया। अब देखिए क्या क्या बचा आपके पास, एक बटा बी बचा, एक बटा एफ बचा, माइनस एक बटा, ठीक, अब देखिए यहाँ पर बचा, यहाँ पर बचेगा एक बटा वी, यहाँ पर बचे एक बटा यू। अब दर्पण का फार्मूला, इसको ये प्लस में है माइनस में है, इसको इधर बचेंगे हम सब, क्या हो जाएगा प्लस में, तो एक बटा वी और प्लस एक बटा यू बराबर एक बटा क्या हो जाएगा एफ। ठीक, इसको हम सब दूसरी तरीके से लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे एक बटा एफ बराबर एक बटा वी प्लस एक बटा, ये समीकरण 8 है, इसको बोलेंगे समीकरण 8 दर्पण का सूत्र है। ये कक्षा 10 के लिए फिजिक्स में बोर्ड परीक्षा में कई बार अवतल दर्पण का नियमन पूछा गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में ये बहुत ज़्यादा उपयोगी हो।